हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि अपने दोस्त मयंक के साथ एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा होता है। तभी कैफे में एक महक नाम की लड़की आती है और इधर उधर खाली टेबल ढूंढने लगती है। तभी ऋषि की नजर महक पर पड़ती है और वो बोलता है, यार मयंक, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, मैं भी उसी लड़की को देख रहा हूँ। पर यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तू इतनी एक्साइटमेंट से क्यों घूरे जा रहा है उसे? कहीं तू भूल तो नहीं गया कि तू शादीशुदा है? तेरे जैसा कमीना दोस्त मुझे ये कभी भूलने दे सकता है क्या? क्या हम उसे अपने साथ बैठने के लिए ऑफर करें? वो इतना बोलता ही है कि तभी महक उन दोनों के पास आकर बोलती है, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए ना। थैंक यू। वैसे आप लोग यहाँ हमेशा आते हैं क्या? नहीं, हम तो हाँ, ऑफिस से फ्री होने के बाद हम अक्सर यहाँ कॉफी पीने आते हैं। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। और रियली, यहाँ की कॉफी मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और मयंक बेचारा उन दोनों का मुंह देख रहा होता है कि तभी अचानक से पूरे माहौल में एक अजीब सी बदबू आने लगती है और ये गंध पूरे कैफे में फैल जाती है। तभी ऋषि मयंक की ओर देखते हुए धीरे से बोलता है, अबे कुछ तो शर्म कर ले, इतनी सुंदर लड़की सामने बैठी है। कितनी बार बोला है तुझे सुबह फ्रेश होकर आया कर, पूरी नाक सड़ा दी तूने। पर यार मैंने थोड़ी। लगता है मुझे अब चलना चाहिए, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। हाँ, बहुत ही गंदी स्मेल है। ये कैफे वाले भी ना लगता है फ्रेग्रेंस यूज करना भूल जाते हैं। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर दोनों अपनी नाक बंद करते हुए बाहर निकल जाते हैं और इसी बीच ऋषि और महक अपना नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर महक टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अपने कमरे में जाकर महक खुद से बोलती है, उफ महक, आज तो एम्बैरस होने से बच गई तू। जब भी तू ये वक्त बेवक्त खाती है ना, तो तेरे पेट में गैस के गोले उबाल मारने लगते हैं और फिर तो कितना भी कंट्रोल कर ले, वातावरण तो तूने दूषित करना ही करना है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि कैफे के वातावरण को पाद मारकर दूषित करने वाली कोई और नहीं बल्कि महक थी। महक एक बहुत ही सुंदर और इंडिपेंडेंट लड़की थी जो अपनी दोस्त रिया के फ्लैट में रहा करती थी। उस दिन कैफे में मिलने के बाद महक और ऋषि के बीच में चैटिंग शुरू हो जाती है। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा उसी से बातें कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी वहाँ आती है और उसके फोन में झांकते हुए बोलती है, ये किससे बात कर रहे हैं आप? तुम कब आई? और मैं किससे बातें करूँगा? मैं तो बस गेम खेल रहा हूँ। देखो, कुछ भी करना, लेकिन मुझे छोड़कर किसी दूसरी के प्यार में मत पड़ जाना। बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। हाँ, कहीं इसने फोन में महक का नाम तो नहीं पढ़ लिया? अरे कौन से सदमे में हो जो ऐसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करने लगा? सदमे में नहीं, डर से कह रही हूँ। और ऐसा करने की तो दूर, सोचना भी मत, वरना मैं जो करूँगी ना, तुमने सोचा भी नहीं होगा। हाँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। साथ ही महक और ऋषि अब एक दूसरे से और मिलने लगते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ऋषि महक से मिलने उसके घर जाता है और उसे देखकर महक उसके गले लग जाती है और बोलती है, तुम भी ना, कितनी देर लगा दी आने में। अच्छा, तो मेरी जाने मन मेरा इंतजार कर रही थी। प्यार जो करती हूँ तुमसे, इंतजार करने का हक तो है ना मुझे। दोनों की रोमांटिक बातें चल ही रही होती है और ऋषि उसे किस करने जा ही रहा होता है कि तभी महक एक जोरदार बात छोड़ती है जिसकी गंध से उसका अच्छा खासा रोमांटिक माहौल बदबूदार हो जाता है और अपनी नाक बंद करते हुए ऋषि बोलता है, ओफो, ये किसने छोड़ दी? हाय, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही। महक, ये तुमने किया है ना? वो लगता है नाश्ता थोड़ा ज्यादा ही कर लिया, इसलिए पेट में गैस बन गया। अरे ये विस्फोट करके तुमने तो मेरे अच्छे खासे रोमांटिक मूड की बैंड बजा दी। फिलहाल मैं थोड़ी फ्रेश ऑक्सीजन लेने बाहर जाता हूँ। इतना बोलकर ऋषि वहाँ से भागकर निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रिया किचन में मूली के पराठे बना रही होती है।
तभी महक वहाँ आकर बोलती है, ओए होए मूली के पराठे, अरे मेरी जान, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। खबरदार, जो एक भी पराठे को हाथ लगाया ये सिर्फ मेरे लिए है, समझी? और तू इसे गलती से भी खाने की मत सोचियो, वरना सारी रात तोप के गोले छोड़ती रहेगी। यार मुझे गैस की प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं? अंट संट खाने पर कंट्रोल, और क्या। चल हट, जाने दे मुझे अब। इतना कहकर वो चली जाती है और उसके जाते ही महक लालच भरी आंखों से मूली के पराठों को देखने लगती है। और जब उससे नहीं रहा जाता तो वो 2-3 पराठे लेकर जल्दी से खा लेती है। जिसके बाद रात को जब महक और रिया सो रहे होते हैं, तभी महक धमाकेदार पाद मारती है और ऐसा वो 2-3 बार करती है, जिसकी बदबू से रिया की आंखें खुल जाती है और वो नाक पर हाथ लगाए सो रही महक के सर पर एक जोर से मारकर बोलती है, मेरे मना करने के बाद भी तूने मूली के पराठे खा लिए और अब एक के बाद एक बदबूदार धमाके किए जा रही है। अरे महक, तेरे इन गैस के गोलों की महक से कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं, इसलिए अब तू अभी के अभी मेरे घर से निकल। मैं इतनी बदबूदार मौत नहीं मरना चाहती। इतना कहकर वो महक को उसके सामान के साथ रात को दरवाजे से बाहर कर देती है। और बेचारी महक को जब कुछ नहीं सूझता तो वो ऋषि को कॉल करके सब बता देती है और उसकी बात सुनकर वो तुरंत ही उसे अपने साथ घर ले आता है। और फिर महक को देखकर शालिनी बोलती है, ओ तो इस लड़की के लिए आप इतनी रात को मुझे घर पर अकेला छोड़कर चले गए। मैं पूछती हूँ कौन है ये? वो शालिनी, ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। उसने इसे धोखा दिया, जिसके कारण ये मरने जा रही थी और मुझे आखिरी बार मिलने को बुला रही थी, लेकिन मैं किसी को मरते हुए कैसे देख सकता था, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। आप सच कह रहे हैं ना? आप इसकी मदद ही कर रहे हैं ना? और तो कोई बात नहीं है ना? हाँ शालिनी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। अभी ये बेचारी बहुत उदास है, इसे कमरे में ले जाओ। उसकी ये नौटंकी देखकर महक ऋषि को घूरने लगती है, जिसके बाद शालिनी उसे उसके कमरे तक ले जाती है। कुछ देर बाद ऋषि छुपते छुपाते महक के कमरे में जाता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। तभी महक गुस्से में उसे दूर हटाते हुए मन में बोलती है, मुझे पसंद भी आया तो कौन, एक शादीशुदा इंसान। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? महक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर था कि मेरी शादीशुदा होने की बात जानकर तुम मुझे छोड़ ना दो, पर कसम से मैं तुम्हें ही दिल से चाहता हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ बेबी, तुम्हारी कसम, ये ऋषि सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर मैं शालिनी की सौतन बन गई। मुझे तो सोच कर ही अजीब सा लग रहा है। तुम ये सब मत सोचो और बस मुझ पर अपना ध्यान लगाओ। अब जब हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, तो इस बात का बस फायदा उठाओ। इतना कहकर वो उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और ये सब दरवाजे पर खड़ी शालिनी देखकर हैरान हो जाती है कि तभी आदत से मजबूर महक एक जोरदार पाद मारती है और इससे पहले कि ऋषि कुछ बोले वो वहाँ से बाथरूम की तरफ खिसक जाती है, जिसके बाद ऋषि बोलता है, हे भगवान, कैसी पतौड़ी लड़की से प्यार हो गया मुझे। जब भी इसके साथ रोमांटिक बातें करने लगता हूँ तभी ये छोड़ देती है। इतना कहकर वो चला जाता है और शालिनी खुद से बोलती है, हे भगवान, इन्होंने मुझसे झूठ बोला और ये पदौड़ी मेरी सौतन है। ये ऋषि ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब देखना, इस पदौड़न को मैं इतना अंटशंट खिलाऊंगी जिसके कारण ये गैस के गोले नहीं, जहरीले परमाणु बम छोड़ेगी। और अगले दिन शालिनी गुस्से में महक के लिए पिज्जा, बर्गर, आलू के पराठे, गोभी की सब्जी और पेट में गैस बनाने वाले सारे खाने को बनाती है, जिससे महक जमकर और पेट भर के खाती है और उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। और तभी शालिनी बोलती है, आज के बाद ऋषि इसके पास भूल कर भी नहीं जाएंगे। बड़ी आई मेरी सौतन बनने, पदौड़न कहीं की। जिसके बाद आधी रात को महक के कमरे का हीटर खराब हो जाता है। तभी वो अपना तकिया लेकर ऋषि और शालिनी के कमरे में चली जाती है और लाइट्स ऑन कर देती है, जिससे वो दोनों उठ जाते हैं और महक उन्हें हीटर की खराबी की खबर बताती है,
जिसके बाद शालिनी बोलती है, हाँ तो कंबल लेकर सोफे पे सो जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो? अरे शालिनी कैसी बात कर रही हो, इतनी ठंड में वो सोफे पर कैसे सोएगी। एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। अरे पर सुनिए तो। ऋषि उसकी बात सुने बिना ही तकिया लेकर वहाँ से चला जाता है और ना चाहते हुए भी शालिनी को महक के साथ सोना पड़ता है, जिसके बाद रात में शालिनी का खिलाया हुआ खाना असर करता है और महक के पेट में गैस के बुलबुले उठते हैं और वो अपना पेट पकड़कर रजाई में पाद मारना शुरू करती है और बोलती है, पेट थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन रजाई बहुत बदबूदार हो गई। इतना कहकर वो अपने एक पैर से रजाई को ऊपर उठा देती है, जिससे सारी बदबू बाहर चली जाए, जिसके कारण पूरे कमरे में स्मेल हो जाती है। तभी शालिनी उठकर बोलती है, अरे ओ पदौड़न, रजाई तो रजाई, तूने अपनी जहरीली गैस से मेरे पूरे कमरे को महका दिया। अरे तेरा नाम महक की जगह बदमहक होना चाहिए। भला इतनी बदबूदार कौन छोड़ता है? और ये रजाई को बार बार उठाकर ठंडी हवा क्यों घुसा रही है? अरे वो तो मैं रजाई में से गंदी हवा बाहर निकाल रही थी। वो क्या है ना, मुझे गैस का थोड़ा प्रॉब्लम है। थोड़े? अरे तेरे ये गैस के गोले लोग बाग को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म से ज्यादा असरदार है। अभी के अभी निकल मेरे घर से तू। इतना कहकर वो महक का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है और साथ ही ऋषि को भी उसके साथ घर से बाहर निकाल देती है। तभी ऋषि बोलता है, अरे हुआ क्या है, ये किस बात की सजा दे रही हो मुझे? मुझे धोखा देने की। मुझे पता है कि ये पदौड़न मेरी सौतन है, इसलिए तुम्हारी सजा है कि तुम सारी उम्र इस पदौड़ी के साथ ही रहो। इतना कहकर वो दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। एनी आईसीयू के बेड पर लेटी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी और जस्टिन उसका हाथ पकड़कर रोए जा रहा था। तभी एनी उससे बोलती है, अब तुम्हें जाना चाहिए जस्टिन, बहुत देर हो गई है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तुमने तो बहुत मान ली थी ना मेरी बात। जाते जाते भी लड़ोगे क्या मुझसे? कम से कम आज तो रहने देते। मैं लड़ रहा हूँ, रहने दो, मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे। जस्टिन उठकर जाने लगता है तो एनी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। जस्टिन की आंखों में आंसू होते हैं और वो जल्दी से उन्हें पोंछकर एनी की तरफ देखता है और फिर उससे पूछता है, क्या हुआ? अभी तो जाने के लिए कह रही थी। मैंने जाने के लिए कहा था, छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था। नहीं जा रहा मैं कहीं यार, तुम्हें छोड़कर जाऊंगा भी कहाँ। जस्टिन फिर से एनी के पास ही बैठ जाता है तो एनी सो जाती है। ऐसे में जस्टिन उसके बालों में हाथ फेरते हुए एनी के साथ बिताए हुए अपने प्यार भरे खूबसूरत लम्हों को याद करने लगता है, जिसमें एनी अपने कॉलेज के लिए लेट हो रही होती है तो वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ भागकर जाती है। लेकिन अचानक से वो सामने से आते हुए जस्टिन से टकरा जाती है और फिर बोलती है, ओह नो यार, तुम पागल हो, अंधे हो, दिखता नहीं है? रोज की रोज मुझसे टकरा जाते हो। अरे नजर नहीं आता क्या? एक्सक्यूज मी, टक्कर तुमने मुझे मारी है, मैंने तुम्हें नहीं। हाँ, मेरे पास भी बहुत सारा फ्री का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ बहस करूं। मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। हाँ तो मुझे कौन सा तुमसे बात करने का शौक है, मुझे भी लेट हो रहा है। इस सब के बाद वो दोनों अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। उनके कॉलेज में एक फैंटेसी बेस्ड प्ले होने वाला होता है, जिसके लिए म्यूजियम की प्रोफेसर सबसे पहले एनी को प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए पूछती है तो एनी उन्हें हाँ कह देती है। एनी उस प्ले में मेन लीड रोल प्रिंसेस का करने वाली होती है। जैसे ही जस्टिन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो एनी के पास आकर उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब है, मैं क्या कर रही हूँ? उस प्ले में पार्टिसिपेट क्यों कर रही हो? एक्सक्यूज मी, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ऐसा कहकर एनी वहाँ से चली जाती है और अपने प्ले की तैयारियाँ करने लगती है। अगले दिन उनकी म्यूजिक प्रोफेसर उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाती है और उन सभी से कहती है, सुनिए सब लोग, मुझे कुछ बताना है। क्या बात है मैम? हमारे एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया है जो प्रिंस के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया गया था। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब कैसी है वो? वो ठीक है, पर डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। तो
मैम अब प्रिंस का रोल कौन करेगा? वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया है। तो क्या आपको कोई स्टूडेंट मिल गया है? हाँ, मिल गया है और वो है मिस्टर जस्टिन। क्या? जस्टिन? जी, कोई प्रॉब्लम है आपको मिस एनी? अरे प्रॉब्लम तो वो जस्टिन है। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, तो आज से ही हम रिहर्सल स्टार्ट करेंगे। एवरीवन गॉट इट? यस मैम। इस सब के बाद जस्टिन एनी के पास आता है और फिर उससे बोलता है, मैंने कहा था ना कि तुम क्या कर रही हो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर मुझे पता होता ना कि कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं खुद ही पीछे हट जाती। तो अब हट जाओ, किसने रोका है? अगर पॉसिबल होता ना तो खुद ही पीछे हट जाती। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ एक्ट करने का। मुझे भी। वो दोनों गुस्से में एक दूसरे की तरफ से मुंह फेरकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने क्लासेस में जाकर बैठ जाते हैं। अपनी क्लास में जाने के बाद एनी सोचती है, इट्स ओके एनी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, पर हमारे चक्कर में ये प्ले खराब नहीं होना चाहिए। मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। एनी जस्टिन के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जस्टिन एनी को देखता है वो वहाँ से जाने लगता है, मगर एनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचकर सामने खड़ा कर देती है और फिर उससे बोलती है, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत तुम हो। जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, मत देखना, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। जल्दी बोलो। देखो, ये प्ले ना मेरा है ना तुम्हारा, ये तो हमारे कॉलेज का है ना। इससे हमारे कॉलेज की रेपुटेशन जुड़ी है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। प्लीज हम अपनी लड़ाई साइड में रख सकते हैं। तुम कह तो सही रही हो, पर एक बात याद रखना, मैं सिर्फ प्ले और कॉलेज की वजह से यहाँ पर हूँ, और कुछ मत समझ लेना। मुझे जरूरत भी नहीं है। इस सब के बाद वो दोनों प्ले की रिहर्सल में लग जाते हैं। उनको प्रैक्टिस करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। एनी को अब जस्टिन काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। उनकी बातें और उसकी हरकतें एनी को अब इरिटेट नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जस्टिन कॉलेज टाइम से पहले ही आ जाता है और अपनी लाइंस को पढ़ने लगता है। ऐसे में वो एनी के आने का इंतजार भी कर रहा होता है, लेकिन एनी आती ही नहीं है, जिसके कारण वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है। तो वो एनी को ढूंढता हुआ उसके घर चला जाता है। उसके घर पर एनी के पापा गेट खोलते हैं और फिर जस्टिन उनसे कहता है, हेलो अंकल। हेलो, आप कौन? जी मैं एनी के कॉलेज में उसके साथ पढ़ता हूँ। ओह अच्छा। अंकल, आज एनी आई नहीं कॉलेज, कहीं गई है क्या वो? नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गई, वो घर पर ही है। तो फिर कॉलेज क्यों नहीं आई? उसे पता नहीं है क्या हमारा फाइनल डे आने वाला है? उसे सब याद है बेटा। फिर भी नहीं आई? है कहाँ वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? बस नहीं मिल सकते। जस्टिन एनी के पापा की एक बात नहीं सुनता और उनके घर के अंदर जाकर एनी का कमरा ढूंढने लगता है। उसे एनी का कमरा मिल जाता है और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वहीं एनी उसे अंदर आते हुए देख लेती है और फिर उससे पूछती है, जस्टिन तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? ये तो मुझे पूछना चाहिए था तुमसे। ये सब क्या है एनी? हाँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये इतना सब कुछ किस लिए? अरे नहीं, वो मेरे पापा को कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है, इसीलिए पूरा हॉस्पिटल घर लेकर आ गए हैं। इतने में ही एनी के पापा वहाँ आ जाते हैं और जस्टिन से कहते हैं, झूठ बोल रही है ये। झूठ? लेकिन क्यों? क्योंकि ये किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। क्या नहीं बताना चाहती? पापा प्लीज रहने दीजिए। तुम चुप रहो। आप बताइए अंकल जी। एनी को ल्यूकेमिया है, ये अपने लास्ट स्टेज में है। क्या? तुमने तो कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया मुझसे। क्या बताती मैं तुम्हें? यही कि मैं मरने वाली हूँ, और वैसे भी तुम्हें बताकर क्या हो जाता। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, और दुश्मन चाहे जिए या मरे उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है एनी, बहुत फर्क पड़ता है। तुम नहीं समझोगी। तो समझाओ ना मुझे। क्या समझाऊं? कि ये जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी का हर एक पल बहुत ही खास लगने लगता है, या फिर ये कि मैं पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ
जब तुम मेरे साथ होती हो। एनी जस्टिन की इन सभी बातों को सुनकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो जस्टिन? सच कह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर मैं कभी कह ही नहीं पाया। जस्टिन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि एनी को फिर से होश आ जाता है और वो जस्टिन को अपने पास बैठा देखकर उससे कहती है, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। सुनो, मुझसे एक वादा करो। कहो। कि मेरे जाने के बाद तुम हमेशा खुश रहोगे और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत खुश रखोगे। कोशिश कर सकता हूँ, वादा नहीं। जस्टिन एनी के वादे को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करता है और उसके जाने के बाद वो फिर कभी भी किसी से शादी नहीं करता और एनी का किया हुआ वादा और एनी की सारी यादें उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें बन जाती हैं और इन्हीं के साथ वो अपनी जिंदगी को बिताने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जस्टिन और एनी के प्यार की कहानी? क्या आप इनकी कहानी का दूसरा अध्याय देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आखिर एनी ने वो कॉलेज का प्ले किया था? क्या वो जस्टिन की प्रिंसेस बन पाई थी? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।